बात है महाभारत काल की, जब दुष्यंत पुत्र भरत चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे और इतने कुशल राजा थे, इतने बेहतरीन राजा हुआ करते थे कि अपनी प्रजा को एक भी तरह का कष्ट देखना नहीं पसंद करते थे। उनके राज्य में हर एक व्यक्ति खुशहाल हुआ करता था। अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम्स है, वो सीधे उनसे मिलते थे और उसको सोल्व करने की कोशिश करते थे, लगातार प्रयास करते थे। वो एक चक्रवर्ती राजा कहे जाते थे क्योंकि उनकी इन्हीं कुशलता की वजह से वो इतने ताकतवर थे, इतनी बलशाली थे और इतनी कुशल थे हर क्षेत्रों में कि लोग उन्हें चक्रवर्ती राजा के नाम से जाना जाता था। लेकिन समय की कुछ मांग अलग ही थी और समय ये कहकर पुकार रहा था कि अब आपके बाद जो इस सिंहासन पर बैठेगा वो कौन होगा। तो एक समय आता है कि राजा भरत, उन्होंने ऐसा डिसीजन अपने मन में लिया था, ऐसा डिसीजन कि कभी कोई ऐसी कल्पना कर ही नहीं सकता है कि एक राजा, एक पिता ऐसे ले सकता है। राजसभा लगी हुई थी दोस्तों, और वो आते हैं अपने समय पर और इतने सारे दरबार, इतने सारे लोगों के बीच उन्होंने अनाउंस करता है कि जो मंत्री होता है कि भैया आप मंत्री, हमारे पास ये लेटर है, इसमें सारी चीज़ें लिखा हुआ है, आपको जस्ट पढ़ना है। मंत्री राजा की बात मानता है और वो पढ़ना स्टार्ट करता है और उसमें सारे डिस्क्रिप्शन देने के बाद लास्ट में जो चीज़ें लिखी होती है दोस्तों, वो कल्पना से परे होता है, क्योंकि हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं था जो इतिहास रचने के लिए कदम उठा चुका था। और लास्ट में यही लिखा हुआ था कि भरत अपने पुत्र, जितने भी उनके पुत्र थे, उनमें से किसी एक में भी योग्य नहीं मानते थे कि जो हमारे जाने के बाद उस सिंहासन पर बैठे। वो उनमें वैसी क्वालिटी नहीं थी, उनमें वैसी चीज़ें नहीं थी कि वो उस सिंहासन पर बैठे और सिंहासन पर बैठने के बाद वो सही डिसीजन ले जो राज्य के हर एक व्यक्ति के लिए वैलिड हो। उस सिंहासन पर बैठने के लिए योग्यता चाहिए, जो कि वो अपने लड़कों में योग्यता नहीं देखते थे और इसीलिए उन्होंने अब भारद्वाज पुत्र अभिमन्यु को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। और वो भारद्वाज जो थे उनके ही राज्य के एक व्यक्ति थे, ठीक है। और उन्होंने अपना बेटा छोड़कर किसी दूसरे के बेटे को उन्होंने राजा घोषित कर दिया। और जैसे ही ये अनाउंस हुआ, भैया लोगों में तहलका मचने लगा, लोगों की आंखें और कान सन्न रह गए, क्योंकि उन्होंने इस तरह का कठोर डिसीजन लिया था। क्योंकि एक पुत्र और पिता की बात थी, एक पिता और एक पुत्र की बात थी, राजा अलग और पिता अलग। लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि आप आखिर अपने बेटों में क्यों ऐसा, मतलब उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। तो उनका एक ही कहना था कि मैं राजा हूँ, लेकिन मेरे राज्य के हर एक व्यक्ति का जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। हर एक व्यक्ति हमारा परिवार का अंग है और मैं नहीं चाहता कि किसी एक व्यक्ति को भी हमारे तरफ से अन्याय मिले, चाहे वो मेरा पुत्र। मैं अपने पुत्र के लिए पिता हूँ, लेकिन मैं एक शासक भी हूँ। शासक के साथ साथ मेरा ये कर्म और मेरा दायित्व है कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूं। इसलिए मैं बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया हूं कि मेरे पुत्र में ऐसा योग्यता नहीं है। और योग्यता को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे पैमाने होते हैं जो हमारे पुत्र में नहीं है। और यही बात उन्होंने राज्यसभा में बोली थी। उसके बाद उनकी माताजी भी ये चीज़ें बोलती हैं कि तुम कैसा निरंकुश हो, तुम्हारा हृदय पिघला क्यों नहीं ऐसा डिसीजन लेने से। क्योंकि लोग यही बोलते हैं दोस्तों, और सभी लोग जानते हैं कि एक पिता के बाद जो भी चीज़ें होती है वो उसको पुत्र ही आगे ग्रहण करके आगे बढ़ाता है। आप देख सकते हैं कि बिजनेस हो या कोई भी चीज़ होती है तो पिता का धर्म होता है कि अपने पुत्र को वो चीज़ें दे। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी डिसीजन लेना पड़ता है दोस्तों, जहाँ पर ऐसे कठोर डिसीजन लेकर ही हमें आगे बढ़ना पड़ता है। और ये सीख शायद इतनी बड़ी थी और महाभारत की पहली ही, अगर आप सीरियल देखे होंगे तो उसमें भी यही चीज़ पहला अध्याय से ही उन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये डिसीजन इतनी खतरनाक थी, इतनी खतरनाक कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या राजा एक राजा
एक पिता अपने पुत्र के बारे में इस तरह से भी डिसीजन ले सकता है। और वो डिसीजन तो ले लिया, उन्होंने अभिमन्यु को, मतलब भारद्वाज पुत्र अभिमन्यु को राजा घोषित कर दिया। और वो बहुत ज़बरदस्त नेता कह सकते हैं उस वक्त, अभी के दौर के रूप में। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम संतोष हुआ और आप देख रहे हैं संतोष वॉइस। नमस्ते, जय हिंद, जय श्री राम। तो बात मैंने ये चीज़ें इसलिए बताई कि आज के डेट में जो दौर है उसमें सबको पुत्र मोह है, और महाभारत में भी ये चीज़ें पुत्र मोह था जो दुर्योधन और धृतराष्ट्र के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है। लेकिन आज के दौर में जिस तरह से कुर्सी को लेकर बात है उसमें पुत्र मोह जकड़ा हुआ है। लोग कुर्सी से इतने चिपके हुए हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि कब क्या कर ले। पलटी मारने की बात होती है तो भाई नीतीश कुमार का सबसे पहला नाम आता है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से पलटी मार मार के कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी उसके पक्ष में तो कभी उसके पक्ष में, कभी विपक्ष में जो सामने रहा है उसी में जाके मिल गए। अब जनता जो है वो बेवकूफ़ बनी हुई है कि भाई हो क्या रहा है, मेरी वोट की वैल्यू क्या है। मैंने तो इनको चुना था कि ये मेरे लिए घर प्रोवाइड करेंगे, हमारे लिए रोजगार प्रोवाइड करेंगे, हमारे लिए खाने की व्यवस्था, मतलब रोजी रोटी कपड़ा और मकान, ये 4 चीज़ें, रोटी कपड़ा और मकान, इसमें एक रोजी मतलब रोजगार। और हमने डेवलपमेंट के नाम पर चुना था, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, खुद की डेवलपमेंट करने के चक्कर में हम सबको गुड़ मिटेर कर दिए हैं। इनको पता ही नहीं है कि ये कब पाला बदल रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। लोग एक बार वोट दे देते हैं, लेकिन ये तो 5 साल में 3 बार 4 बार इधर से उधर करवट मार दे रहे हैं। इतनी तो भैया हम सोते हैं उस वक्त भी करवट नहीं मार पाते जितने नीतीश कुमार और ये पॉलिटिकल पार्टी मार चुकी है। बात रही कि सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, ये जितनी भी पार्टियां हैं तोड़ मोड़ कर रही है भैया। कभी वो उसमें जाता है, कभी वो उसमें जाता है। मतलब कुर्सी का मोह जो है, एक समय हुआ करता था, लोग त्याग देते थे। राम जी से हमने क्या सीखा? राम जी से हमने ये सीखा कि त्याग होनी चाहिए। राम जी से हमने ये सीखा कि तपस्या होनी चाहिए। राम जी से हमने ईमानदारी सीखी, हमने निष्ठा सीखा। लेकिन अभी के नेताओं ने जिस तरह से अपनी सारी चीज़ों को धूमिल कर दिया है। विश्वास मात्र एक ऐसा चीज़ होता है जो लोग उस पर जीवित रहने के लिए, उस पर चलने के लिए, न जाने कितने भी कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज के डेट में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, रातों रात उनका विधायक टूट जाता है, उनका विधायक टूट जाता है, वो लोभ देता है, वो लोभ देता है। 25 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ ऐसे लोग पैसे दे के खरीद रहे हैं। और जब तोड़ मोड़ की बात होती है तो आप समझिए कि जो व्यक्ति इतना पैसा दे रहा है तो वो पैसा उतना तो वसूल तो भी तो करेगा जब उसको नेता कोई पद मिलेगा। और वही पद को लेने के बाद वो पैसे वसूल करने की कोशिश करता है और फिर आप बोलते हो कि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है जहाँ से आप चीज़ों को तोड़ना ममोड़ना करते हैं, फिर पैसे लेन देन करते हैं, वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और कोई व्यक्ति निष्ठा पर जी ही नहीं सकता है क्योंकि उसने पे किया है भाई। जब वो पे किया है तो उसको तो वसूल भी चाहिए। अगर वसूल चाहिए तो भाई वो कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करेगा, और वही तिगड़मबाजी के चक्कर में हमारा डेवलपमेंट रुक जाता है, शून्य हो जाता है। बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है और ये नेताओं आपस में पाला बदले जा रहे हैं। अभी एकदम ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार कब बीजेपी में चले जाएंगे। कोई बोल रहा है कि भैया इनको हटा के कोई और बन जाएगा, कोई बोल रहा है तेजस्वी यादव, कोई कुछ। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि ये मैटर चल ही रहा है तब तक लैंड जॉब फॉर लैंड की केसेस, उन पर केस की जो चल रही है उस पर सुनवाई होना स्टार्ट हो गया है भाई। हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि भैया इनको समन कर दिया है राबड़ी देवी को। तो आखिर ये क्या थी? ये तो वही पहलू थी ना भाई कि ज़मीन दो, नौकरी लो। और वो नौकरी आज गरीब व्यक्ति, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं एक नौकरी छोटी सी मिल जाए, हमारे जीवन कट जाए। लेकिन ये पॉलिटिकल गेम खेलने वाले लोग, बड़े बड़े टाइकून, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इनको सैलरी से कोई मतलब नहीं है भाई। सैलरी तो इनके सामने नगण्य है, शून्य समझते हैं। शून्य से थोड़ा 0.00 मतलब समझ लो ये है, क्योंकि इनको करोड़ों के टर्नओवर भाई कॉन्ट्रैक्ट पर होती है। ये जो सैलरी हम बोलते हैं ये तो कुछ नहीं है। तो ये रीज़न है, पैसों के चक्कर, कुर्सी के चक्कर में भैया कुछ भी हो जाए, कुर्सी तो हम ही लेंगे, कुर्सी हम ही को चाहिए,
कुर्सी कहीं नहीं जाएगी, ये मतलब दिमागों में बैठा हुआ है। जबकि सबको पता है कि भाई थोड़ा सा रहम कर लो, थोड़ा सा लोभ लालच से भी ऊपर उठो, कुछ तो सीखो भारत जी से, जिनका नाम पर हमारा देश का नाम भारत रखा गया। लेकिन ये लोग इंटरेस्ट कुछ और दिखा रहे हैं, इनके अंदर त्यागी नाम नहीं है। ये कभी बोलते हैं कि भाई हम मर जाएंगे लेकिन उधर जाएंगे नहीं, दावे ठोक के बोलते हैं। लेकिन फिर क्या उम्मीद होती है सुनाई भाई, भैया अगले दिन तो उस पार्टी में चले गए। अब जब उस पार्टी में चले गए तो उनकी सारी कस्में वादे टूट गए। अब वो सम्राट चौधरी जो बोलते थे कि भैया नीतीश कुमार को हम उखाड़ फेंकेंगे, हम इसलिए पगड़ी जब तक नहीं खोलेंगे जब तक नीतीश कुमार को नहीं, अब वो बेचारा क्या बोल पाएगा। अब तो यही है ना कि शीर्ष कमान डिसीजन लेती है, जो शीर्ष कमान कहेगी मैं उसी को मानूंगा। पॉलिटिकल में कभी दरवाज़ा बंद नहीं होती है, दरवाज़ा कभी भी ओपन हो सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। तो भाई तुम्हारी सिचुएशन तो तिल लेने गई, क्योंकि तुम तो इसी में चक्कर में कुछ काम नहीं करो, जो भी काम थे वो भी रुक गए। अब नीतीश सरकार जो है, नीतीश कुमार ने तो बोला कि भैया आरजेडी की जो भी फाइल्स है वो क्लोज कर दो, अभी थोड़े देर अभी बंद कर दो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी ऐसा डिसीजन अगर ले ले, फाइल इधर उधर करे, सारे अधिकारियों को चेंजेस कर दिए। अब बताइए इतनी ठंडा है और हर व्यक्ति की कुछ अपनी पर्सनल लाइफ होती है, आप राते राते उनको चेंज कर दिए, 45 अधिकारी को चेंज कर दिया। अब वो तो मन में अंदर अंदर तो भाई गाली ही दे रहे होंगे। खुद सोचिए कि क्या ये डिसीजन सही है। भाई समझ में नहीं आ रहा है कि लोग गिर भी रहे हैं कि उठ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हर जगह चर्चा बनी हुई है, मीडिया वालों को तो न्यूज मिला हुआ है कि बिहार में पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई, और ये पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिल रही है। लेकिन जो डेवलपमेंट, जो चीज़ें होने वाली थी वो तो ख़त्म हो गई। अब वो बोलता है कि मैं जॉब दिया, एक बोलता है कि मैंने जॉब दिया। जो पहले से बोलता था कि भाई मैंने ये मेरी प्लेटफॉर्म की हुई थी सारी चीज़ें, इन्हें तो बस एग्जीक्यूशन कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा है। और वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट लोग जो है पढ़ने के चक्कर में सोचते हैं कि हमें एक छोटी सी नौकरी मिल जाए। यहाँ तो बड़े बड़े गेम हो रहे हैं, तुम्हारी वैकेंसी ही नहीं आएगी क्योंकि तो ये डेली कुर्सी बदल रहे हैं। अब चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव में ये बिजी हो जाएंगे, फिर वो प्रलोभन देंगे। और बोला गया ना, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। और यहाँ के लोग फंसेंगे, जातिवादी के नाम पर, कास्ट के नाम पर वोट देंगे। आप देखो यहाँ पर आरजेडी के लोग आरजेडी को कहेंगे कि यार मेरा है, बीजेपी वाले बोलेंगे कि मेरा है, कांग्रेस वाले उधर हैं। मतलब देख रहे हो ना, गेम अलग ही चल रही है भाई, अलग ही चल रही है। सारे के सुर बदल चुके हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की सुर बदल चुके हैं। जो पहले फेवर में था अब वो गाली देने के फेर में रखा हुआ है बार बार के, कि जैसे ही नीतीश कुमार पलटी मारे मैं भर भर के गाली स्टार्ट। गाली इन द सेंस बहुत सारी चीज़ों पर, आप समझदार है समझिएगा। और एक है जिसके फेवर में नहीं थे, पहले गाली दिया करता था, अब स्वागत करने के लिए तैयार है कि लीजिए भाई माला पहन लीजिए। और उस माले के चक्कर में क्या होगा भैया, आम जनता घिसिंग पिसिंग। और बस यूं ही बात करते रहिए कि यूं ही तुम ऐसे मुस्कुराते हो सनम कि मुझे पता नहीं कि कभी तुमसे रूठ जाऊं तो उधर चला जाऊं, और जब उधर जाऊं तो तुम इधर गले में हार लेने के लिए, लगाने के लिए, पहनाने के लिए खड़ी हो। तो वो सनम जो है वो बहुत कठोर है, जो कभी डांट देती है, कभी फटकार देती है, कभी प्यार देती है, और इसके चक्कर में कभी वहाँ कभी वहाँ वहाँ जा रहे हैं। एक अनार 100 बीमारी। ये कुर्सी जो है भैया बहुत खतरनाक चीज़ है, लेकिन सबको चाहिए कुर्सी। और वो कुर्सी के पाने के चक्कर में उनको कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि सबको पोजीशन चाहिए, पावर चाहिए। और उस पावर को यूज करने के लिए लोग क्या नहीं कर पाते हैं, क्या कर जाते हैं, और क्या नहीं करने की सोचते हैं, वो सारा मैटर इधर से उधर पलट जाता है। तो दोस्तों आप समझदार हैं, आप बेवकूफ़ नहीं हैं, लेकिन वोट देते समय आप इन चीज़ों को अपने टटोलिएगा कि क्या हम जो दे रहे हैं वोट, उसकी वैल्यू क्या है। ये तो जिनको हम चुनते हैं, हमें लगता है कि इस पार्टी के विरुद्ध भाई ये खड़ा है, अब इस बार अच्छा करेगा, उसको वोट देते हैं, मालूम चलता है कि आप फिर वो उसी में जाकर मिल गया। तो ये वो समझ में नहीं आ रहा लॉजिक कि चल क्या रहा है। क्या ये चीज़ें जो है ये कब तक ऐसी यूं ही चलते रहेगा। जो हमारी सपना है, लोगों की सपना है कि भाई एक दिन, तो हमें लगता है कि वनडे वाली वो कहानी होगी नहीं। बिहार
लोग मतलब बिहार में क्या है जो हम चाहते थे कि बिहार ऐसा कभी लोग बोलते हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई बिहार में एक ही व्यक्ति है, नीतीश कुमार, जो पलटी मार मार के उधर तेजस्वी यादव अलग ही नौटंकी, लालू यादव के अलग तिगड़मबाजी है। मतलब दो व्यक्ति, लालू यादव और नीतीश कुमार, ये दो व्यक्ति 35-40 साल इन्होंने राज किया है बिहार में, 35-40 साल, जिसमें बीजेपी का भी इंक्लूडेड बोल सकते हैं। लेकिन अभी तक 40 सालों में मतलब, और फिर क्या बोल सकते हैं यार, मतलब शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। अंदर से गुस्सा आते हैं, अंदर से चीज़ें बयां होती है कि सनम तुम्हें क्या हम बताएं कि हमारे दिल पर क्या बीत रहे हैं। बस तुम यूँ ही समझो कि तुम मुस्कुरा रही हो, इसीलिए हम जी रहे हैं। तो वही बात है भाई कि कहने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन व्यक्त क्या किया जाए कि जिसके बारे में व्यक्त किया जा रहा है वही पलटी मार दे रहा है। भाई समझ में नहीं आ रहा है। एक तो खतरनाक यार, इनको कुछ लर्न करनी चाहिए थी। हमारे जो महाकाव्य राम हैं, हमारे जो गीता महाभारत हैं, इनसे कुछ लर्न करनी चाहिए थी। इनको थोड़ा त्याग होना चाहिए था। राम जी भी आए, उनसे कुछ सीखना चाहिए था, लेकिन शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि कुर्सी तो भाई चाहिए बस। और इतनी सारी चीज़ें हैं यार कि क्या बोला जाए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में आप अपना सुझाव दीजिए कि क्या ये पार्टियां ऐसे सही कर रही है, पॉलिटिकल पार्टी जितना भी है ये क्या इतना सही कर रही है, क्योंकि आपका सुझाव बहुत इम्पोर्टेंट है और हम भी चाहते हैं कि हम बात करें। और आपका सहयोग चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। लाइक कीजिए और मन करे तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूँ कि आप शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करने से चीज़ें बढ़ती है और हम अच्छे बात कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इंक्लूड हो हमारे साथ और एक हेल्दी चीज़ें करें। और तब तक के लिए आप धन्यवाद। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बस यूँ ही इन पॉलिटिकल लोग और हर मुद्दों पर देखिए समझिए, बाकी डिसीजन आपका खुद का होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।